Welcome you to Mumbai Mahanagar Palika online हिंदी क्लास। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम व्याकरण में हिंदी का लिंग परिवर्तन ये पार्ट देखा था। तो आज हम लोग व्याकरण में ही नया भाग है व्याकरण का वो सीखने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ आपसे बात करेंगे शुरू करने से पहले। मुझे लगता है सब लोग अपनी नोटबुक लेके रेडी है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कुछ पहेलियां पूछी थी, अभी थोड़ा सा 1 मिनट में हम लोग क्लास में आएंगे और शुरू करेंगे। कि आज हम लोग एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा, छोटी सी कहानी है, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगी। उस कहानी को मैं छोटा सा बनाता हूँ। कहानी मैंने कहा तो पढ़ी थी कि देखो हमारी सोच बदलेगी तो कैसे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो ये कहानी एक भिखारी की है। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के बाहर रोज भीख मांगता रहता था और जो भी आने जाने वाले व्यक्ति है उसको 1 रुपया 2 रुपया कुछ अपने हिसाब से दे देते थे। एक दिन वहां एक व्यापारी आया जिसको हम लोग कहते हैं बनिया, बिजनेसमैन। वो भिखारी रोज की तरह उससे भी पैसे मांगा और लेकिन उसने उसको जाने के टाइम पे ना एक बात उनको बताई। वो भिखारी को कहा कि आप कितना दिन लोगों से लेंगे, कुछ देने के लिए भी सोचो लोगों को। तो ये बात भिखारी के मन में, वो सोचने लगा कि मैं तो भिखारी हूं। उसने कहा कि मैं क्या दे सकता हूं। उसने पैसे दे दिए उसको जो देने का था। तो लेकिन जब जाने के टाइम पे ऐसे कहा तो ये सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं। तो सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि देखो यह मेरे बाजू में यहाँ पे लोग तो रोज अलग अलग फूलों का व्यापार करते हैं। तो यहाँ पे कुछ खराब हुए फूल है वो फेंक देते ऐसे कचरा कुंडी के वहां पे। तो उसने उन फूलों को उठाया, अच्छे से साफ किया और उसने क्या किया, उसका भीख मांगना तो चालू था। लेकिन अभी क्या हुआ कि उसने जो भीख मांगता था तो जो भी कोई आता था वो जो खराब हुए फूल उसने जो अच्छे किए वो फूल लोगों को देता था। तो उसको ऐसे लगा कि कुछ दिनों में उसका जो जमा करने से, भीख मांगने से, बेगिंग से जो पैसा आता था वो बढ़ गया। और उसने क्या किया, रोज नए नए जगह से जहां जहां वो फूल लोग फेंक देते थे ऐसे खराब हुए, उन चीजों को उठा के लाता था और अपने पास रखता था और जो भी कोई आता था उनको देता था। तो ऐसे दिन चलते गए। लेकिन वो फिर दूसरे टाइम पे वो व्यापारी आया तो फिर उसने टाइम पे उसने देखा कि भिखारी को, कि देखो भिखारी को पैसे मांगते हुए उसके पास गया और भिखारी ने उसने फिर से मांगा। तो भिखारी ने उस व्यापारी ने भिखारी को पैसे दिए लेकिन उस बदले में उस भिखारी ने उसको फूल दिए। तो वो थोड़ी सी उसके लिए उस व्यापारी को लगा कि ये अच्छी बात है। लेकिन उसने और उसको बताया कि अभी आप सोचो और अच्छा कुछ कर सकते हैं, और अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो ये भिखारी बोला तो मैं तो अभी दे रहा हूं, पहले आपने बोला था कि कुछ देने के लिए ये करो तो मैं अभी दे रहा हूं। आप जो भी मेरे पास है मैं तो कुछ दे नहीं सकता। लेकिन जब इसने कहा कि कुछ और सोच सकते तो भिखारी सोचने लगा। सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस फूलों का व्यापार शुरू करूं। और फूलों का व्यापार शुरू करने के लिए उसने क्या किया, फिर अलग अलग मार्केट में गए और पहले तो उसने तो पहले ऐसे फूल देता था। उसने सोचा कि अभी मैं लोगों से तो पैसे भीख में देता हूँ, दे देते, तो लोगों को ऐसे फूल देने के लिए ये करूं। तो उसने उसी को छोटा सा अपना दुकान बना लिया और लोगों को और अच्छे से अपने जो पैसे जमा थे उसमें से अच्छे फूल खरीद के लाए और अपनी दुकान वहां पे शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होती गई और धीरे से वो एक छोटे से एक अच्छा आदमी बन गया और उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। तो तीसरी बार जब व्यापारी उसके सामने आया तो वो तो उसने
भिखारी ने उससे कहा कि भाई साहब मैं आपको जानता हूँ और आप पहचानते हैं। तो उसको लगा ये बड़ा तो सूट बूट पहना हुआ आदमी है, अच्छे से बोल रहा है, तो ये कौन है। तो ये पहले व्यापारी ने पहचाना नहीं, कि बाद में भिखारी ने बताया कि मैं एक भिखारी हूँ और इसी रास्ते पे बैठकर मैं भीख मांगता था। जब मुझे आपने ये बताया तो मैंने आज मेरा व्यापार बढ़ गया है और मैं अच्छे से पैसे कमा रहा हूँ और सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में जी रहा हूँ। तो देखो बच्चों, आप लोग जब आपकी सोच बदलेंगे, कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे, तो जरूर आप कुछ अच्छा करने कर जाएंगे। तो चलो आज को कुछ हम लोग नया सीखते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया होगा कि हम लोग जीवन में अच्छा कुछ सोच अपनी अच्छी रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। ये आज हम लोग देख रहे हैं चलो मैंने पहले आपको ये चित्र दिखा दिया। चलो मुझे अभी बताओ क्या आपको दिख रहा है चित्र में, एक दो जन बता दो जल्दी से। हाँ सर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है और ये कभी आता है हमारे में? ओके, जब हम प्रश्न करते हैं तभी, कोई प्रश्न लिखते हैं उसके लास्ट में, या किसी से करते हैं तभी भी लिखते हैं। बहुत अच्छा, कि जब हम लोगों के दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ हम लोगों को सवाल पूछने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कि जैसे ये आपने चिन्ह देखा, एक सिंबल है, इसको तो आप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ये जो सिंबल इसको कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हर एक सवाल पूछना है तो उसके बाद में ये चिन्ह तो आता ही है। आता है कि नहीं आता? आता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम लोग को कुछ सवाल पूछने, तो हम लोग आज देखेंगे कि ऐसे कौन से हिंदी के व्याकरण में हम लोग जो भाषा सीखते हैं उसमें हम लोग अभी देखो कुछ बोलते समय या लिखते समय थोड़ा रुकते हैं, तो उसमें कौन से और चिन्ह है उसको हम लोगों को देखना है आज। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, क्या है, विराम चिन्ह। उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। That is we call in English, it is a punctuation mark. आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े पंक्चुएशन मार्क देखा होगा। तो पहले आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है, थोड़ा सा हम लोग इसको और डिस्कशन करेंगे कि आप समझेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है और उसका उपयोग क्यों करना है, और उसके बाद में हम लोग प्रकार देखेंगे कि विराम चिन्ह कौन से है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों को सही सवाल पूछना है तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, मतलब जिसको प्रश्न चिन्ह डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वालों को समझ में आ सकता है कि आपको क्या बोलना है, क्या पूछना है। देखो आप लोगों ने परीक्षा देते हैं, टीचर्स आप लोगों को सवाल पूछते हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न के ऊपर क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो अभी और कुछ है तो हम लोग देखेंगे पहले कि क्या हम लोग इसमें देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान या भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। देखो हम लोगों ने जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने स्टडी किया है, जो पंक्चुएशन मार्क है वही है हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वाक्य रहने दो, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखने के समय रुकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम हम लोग क्या करते हैं, रुकते हैं। उसके बाद में बोलते समय बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, ये हम लोग करते हैं, जिससे भाषा का
स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाते हैं। देखो हम लोग इसमें व्याकरण में ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को सामने हमें क्या बताना है, किसी को क्या करना है, कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि हमें कुछ बोलना रहता है लेकिन हम लोग बीच में सही विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम लोग उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। हम लोग देखेंगे अभी, जैसे हम लोगों ने ये देखा कि कैसे अर्थ चेंज हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे एक अभी देखो, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किए जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अभी ये 3 वाक्य आपके सामने हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अभी देखो तीनों वाक्य है, एक ही तीनों वाक्य है। जैसे मैंने पढ़ा कि पहला वाक्य जो था, अभी देखो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे अर्थ का वाक्य अर्थ बदल सकता है। क्या है लिखा है यहाँ पे, रोको मत जाने दो। चलो कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक जन कोई भी मुझे बताओ कि पहले वाक्य का अर्थ क्या समझ में आया। मैंने जैसे आपको कहा रोको मत जाने दो, कुछ आपको अर्थ समझ में आ रहा है? एक जन कोई छात्र मुझे बताए कि रोको मत जाने दो, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? जैसे हम लोगों ने पहला वाक्य पढ़ा, रोको मत जाने दो। हाँ सर, मतलब किसी को रोके बिना उसको जाने दो। लेकिन पहले तीनों वाक्य में देखो जरा, पहले इसमें रोको मत जाने दो, थोड़ा सा इसमें हम लोगों को रोको मत जाने दो, कोमा लगाए, जैसे कि रोको, फिर कोमा लगाए और मत जाने दो, और उसके बाद रोको मत फिर जाने दो, ऐसा कोमा बीच में लगाया हुआ। तो ऐसे हम लोग भाषा में व्याकरण में सही पंक्चुएशन मार्क, सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। कभी उसके गलत भी मतलब निकाला जा सकता है। तो हमें सही जो व्याकरण में सही जो इस्तेमाल है वो करना सीखना है। जैसे हम लोगों ने देखा पहला वाक्य का अर्थ होता है, इससे हम लोगों को कोई इतना मीनिंगफुल, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थहीन, इससे ज्यादा अर्थ हमें पता नहीं चलता है। लेकिन दूसरे वाक्य से हमें अर्थ पता चलता है कि उसमें कहा जाता है रोको मत जाने दो, मतलब जहां पे एक चिन्ह यूज किया है, यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। जैसे आप लोग दिख रहे हैं, हम लोग देखेंगे उसका नाम क्या है उस चिन्ह का। आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बोल भी सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल भी सकते हैं कि वो कौन सा चिन्ह है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब चेंज हो गया, इसका अर्थ बदल गया। बहुत अच्छा, क्या बोला बेटा? विराम चिन्ह। ओके, तो हम लोग देखने वाले कि कौन से जैसे मैंने कहा रोको मत जाने दो, इससे आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका अर्थ अलग है, रोको मत जाने दो। तो इससे देखो बोलने के टाइम पे भी हम लोग को ये होता है कि यहाँ पे इस चिन्ह को सिर्फ जगह बदल दी, तो आप लोगों का अर्थ अलग लग रहा है क्या दोनों वाक्य का? दोनों वाक्य में आपको अर्थ अलग से लग रहा है क्योंकि इसमें हम लोगों ने विराम चिन्ह की जगह बदल दी। तो इससे क्या हो गया, इससे वाक्य का अर्थ बदल गया। तो इसीलिए हम लोगों को विराम चिन्ह का उपयोग करना और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम लोग ये नहीं समझेंगे तो हम लोग वाक्य नहीं बदल सकते, मतलब लिख नहीं सकते। कुछ लिखना है, सामने वालों को हम लोगों को क्या बताना है ये हम लोग बता नहीं सकते। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों है, जैसे आप सही हम लोगों ने जैसे मैंने आपको अर्थ भी बताया कि विराम चिन्ह क्या होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है। देखो आप लोगों ने बहुत सारे किताब पढ़ी होगी, तो किताब में लेखक जो होते हैं अपने विचार उसमें लिखते हैं, लेकिन उसके मन में क्या भाव है वो हमें नहीं पता चलते। जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो आप मुझे समझ सकते हैं कि मेरे मन में क्या है या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन
जब हम लोग किताब में लिखते हैं तो मैंने समझो कुछ लोग कॉमा भी नहीं डाला, जिसको हम लोग बोलते स्वल्प विराम, प्रश्न चिन्ह या कोई चिन्ह का उपयोग नहीं किया, तो हम लोगों को क्या भावार्थ क्या है, किसी का अर्थ क्या है, ये सही से नहीं समझ सकते। तो बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं कि जो हम लोग उसका उपयोग करते हैं और इससे क्या होता है, हम लोगों को कोई भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसका अर्थ पता चलता है और हम लोग उसको सही से समझ सकते हैं। तो व्याकरण में विराम चिन्ह का उपयोग बहुत मतलब करना चाहिए और उसमें आप लोगों को समझ कर करना चाहिए। ये आप लोगों ने देखा। चलो मुझे कोई इसमें से किसी जो आप लोग को चिन्ह दिख रही है इसमें से कोई जानते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा पहला वाला, हम लोग देखने वाले एक बार एक पहला वाला सर प्रश्न चिन्ह। बहुत अच्छा। ये क्या है? प्रश्न चिन्ह, यानी इंग्लिश में इट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। ओके, वेरी गुड। दूसरा, इसका कोई नाम है, कोई बता सकता है मुझे? हम तो देखने वाले, आप लोगों ने देखा होगा, किसी को याद होगा इसका? चलेगा, मुझे इंग्लिश में बताए तो भी चलेगा। क्या नाम है इसका बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हम लोग देखने वाले हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? ये भी, ये और ये दोनों सेम ही है, ये भी सेम ही है, और ये जो है ये भी हम लोग बहुत सारे समय पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम जो इसके नाम है हम लोग देखने वाले, ये अर्धविराम है। अभी हम लोग एक बार एक एक करके इसका उपयोग जानेंगे, उसका अर्थ देखेंगे कि जैसे आप लोग सही से इस्तेमाल कर सके। पहले आपको चित्र में दिख रहा है जो, इसको तो कौन ऐसा ना कि नहीं जानता करके, हम लोग एक देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी देखने वाले हैं, उसके उदाहरण भी देखने वाले। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है बड़ा सा चिन्ह, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। और इंग्लिश में इसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, या मराठी लैंग्वेज में आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग होते हैं, उसको हम लोग सिर्फ एक डॉट के एक तरह यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में ये अलग होता है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखो, कोई भी हम लोग सेंटेंस पूरे कर रहे हैं कि उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई हम लोग किताब पढ़ रहे हैं तो इसमें ये चिन्ह तो आपने बहुत सारे टाइम पे देखा होगा कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या है इसका अर्थ? पूरी तरह रुकना हो, जहां पे हम लोग को क्या करना हो? पूरी तरह रुकना हो। उस समय हम लोग क्या करते हैं, या हमारी बात या ठहरना हो, जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पढ़ रहा हूं, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको चिन्ह दिखाया, हम लोगों ने समझ भी लिया कि विराम चिन्ह, पूर्ण विराम जो किसे कहते हैं, और यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं। हम लोग लास्ट में पूछने भी वाले हैं आपसे कि कुछ वाक्य बताए। तो ये जैसे मैंने कहा, पढ़ रहा हूं, ये वाक्य पूर्ण हो रहा है, जहाँ पे अर्थ पूर्ण हो रहा है, उस वाक्य को हम लोग क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। आप लोग एक एक देखकर समझ जाओ। अभी दूसरा है, हम लोगों ने इसमें लिया है, क्या है दूसरा? अल्प विराम।
जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो चिन्ह है, आप एक साइड में आपको चिन्ह दिख रहा है और एक साइड में उसका चिन्ह का नाम लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसमें आप लोगों ने देखा, क्या देखा? अल्प विराम। ये देखो आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? इसे क्या कहते हैं हम लोग? अल्प विराम, जिसे आप लोग इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। अल्प विराम कभी इस्तेमाल करना है, अल्प विराम किसे कहते हैं, हाँ देखेंगे हम लोग। जैसे पूर्ण विराम से कुछ कम, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का, एक ये अल्प विराम हो गया, एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई ना। ओके, ये स्लाइड चेंज हो गई थी। हाँ, जैसे अल्प विराम, जैसी जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। कि जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो है अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है। कौन सा? ये अल्प विराम। देखो आप लोग इसका चिन्ह देख सकते हैं। जैसे उदाहरण हम लोगों ने देखे, क्या उदाहरण है इसके? इसके उदाहरण है भारत में गेहूं। देखो थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा रुकना, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत से फसलें उगाई जाती है। तो हमें बहुत सारे चीजों का एक साथ में नाम लेना था, तो अभी यहाँ पे हम लोग ने कौन सी चिन्ह का उपयोग किया? अल्प विराम चिन्ह, जिसे हम लोग अल्प विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इसका उपयोग भी किया होगा, तो आप लोगों को तो थोड़ा इसका कैसे और सही से उपयोग कैसे करना है ये समझना जरूरी है। जैसे आप लोग देख रहे हैं आगे, अगला चिन्ह है अर्ध विराम। जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध विराम का उपयोग हम लोग कब करते हैं ये हम लोग देखेंगे कि अर्ध विराम क्या होता है। जैसे आप लोग चिन्हों को, आप लोगों को चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नाम आपको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेमीकोलन। जो बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा कि अर्ध विराम, अभी हम लोग देखेंगे इसका कैसे उपयोग करते हैं। हाँ, अर्ध विराम आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये अर्ध विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध हो तो वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। देखो एक वाक्य हम लोगों को बोलना है, उसके बाद में तुरंत दूसरा वाक्य शुरू करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ये अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो चिन्ह है उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और किस जगह पे करते हैं। ये तो आप पहचानते ही है, इसका हम लोगों ने पहले भी देखा था कि प्रश्न चिन्ह जो आपके सामने है, ये प्रश्न चिन्ह कब हम लोगों को लगाना है और कैसे उसका उपयोग करना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा
कि कोई भी सवाल हम लोगों को पूछना है तो उसके बाद में हम लोग एक चिन्ह लगाते हैं और उसी को हम लोग प्रश्न चिन्ह कहते हैं। तो क्या उसका उपयोग कैसे करना है हम लोग देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी मुझे प्रश्न पूछना है, प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिससे मुझे सवाल पूछना है, तो इसके बाद में ये लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका इसका अर्थ सामने वालों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में अंतिम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उसे वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका कोई पाठ है, उसमें हम लोग देखते हैं कि डायलॉग्स होते हैं, तो इसमें संभाषण है, तो इसमें जब कोई सवाल पूछता है तो उसी समय पे भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके उदाहरण तो बहुत सारे, जैसे कि उदाहरण देख रहे हैं हम लोग, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। जैसे बहुत सारे सवाल है, मैं आप लोगों से करता हूं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न है, तो प्रश्न के लिए आप लोग को सिर्फ उसका प्रश्न सूचक वाक्य होना जरूरी है, तभी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला चिन्ह है जिसे हम लोग योजक चिन्ह के रूप में जानते हैं। योजक चिन्ह जिसको आप लोग देखे भी होंगे, कई समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका वाक्य में, तो हम लोग देखेंगे भी कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्द में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। आपको चिन्ह दिया है, जैसे हम लोगों ने देखा कि दो शब्दों में परस्पर संबंध है। जैसे अभी उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि दो शब्दों में परस्पर संबंध हम लोगों को दिखाना है, तभी हम लोग उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं और जो वाक्य है उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो वाक्य है, सुख और दुख, रात दिन, ये जो दोनों भी देखो, ये जो शब्द है एक दूसरे से क्या है, संबंध दिखाते हैं। जो देखो क्या संबंध है इसका, ये दोनों बताओ मुझे क्या संबंध है दोनों का। ओके, सुख और दुख ये क्या है, ये विरुद्धार्थी शब्द है, सुख और इसका भी, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हाँ, आप लोग हिंदी में अपोजिट वर्ड के जैसे बोल सकते हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, वाक्य हमारा क्या है, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। लेकिन सुख दुख ये जो शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, इसके उपयोग किए हैं, वहां पे आप लोगों को योजक चिन्ह लगाना है। यहाँ पे ये फोन की वजह से थोड़ा सा ऐसा क्रॉस हुआ है, लेकिन ये सीधा है। यहाँ पे जो फोन मैंने इस्तेमाल किया है उसके वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये टेढ़ा नहीं है, ये सीधा ही है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे ये सीधा ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग समझ में आया होगा कि योजक चिन्ह का उपयोग हम लोग कब करते हैं और किस समय पे करते हैं और कैसे करना है। ये तो आप लोग जानते ही है, इसको हम लोगों ने देखा है कि कैसे कौन से वाक्य में आप लोग देखते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको भी। देखो, जिसके आप लोगों ने बोला था किसी ने सोचते, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी जो आपके एक्सक्लेमेशन होते हैं कभी भी, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयदिबोधक चिन्ह। विस्मयदिबोधक चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग विस्मयदिबोधक चिन्ह। देखो नया नाम है, आपको थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ी सी परेशानी है। विस्मयदिबोधक आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें भी हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। आगे हम लोग इसको कब उपयोग करते हैं देखेंगे।
विस्मयदिबोधक चिन्ह, विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष कब किया जाता है? वाक्य में हर्ष हो, हर्ष यानी क्या? आनंद। वाक्य में क्या हो? हर्ष हो, उसके बाद में विवाद। विवाद आप लोगों को पता है, क्वारल होता है, झगड़ा होता है, जब एकदम से हम लोग कुछ शब्द है वो इस्तेमाल करते हैं तभी। या विस्मय है, कुछ हम लोगों को सरप्राइजिंगली कुछ लग रहा है, विस्मय है, चकित हो रहे। उसके बाद में घृणा है, आश्चर्य है, या आश्चर्य हो गया यहाँ पे, करुणा है, भय है, इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। और जो ये जो आप लोगों ने देखे होंगे, जो हम लोग विकारी शब्द है, इसमें भी हम लोगों ने ये प्रकार देखा होगा। इसमें भी जो बोधक वाक्य होते हैं, प्रकार होते हैं, उसमें आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका उपयोग हम लोग सिर्फ एक शब्द के बाद में करते हैं। तो ये हिंदी में व्याकरण में कोई भी पहचानना, दो चिन्ह आप लोग एकदम जल्दी से पहचान सकते हैं। एक तो अपना प्रश्न चिन्ह और ये दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क, आपको कब इस्तेमाल करना है करके, म्हणजे कब उसका उपयोग करना है, आपको वाक्य में कैसे उसको, जब परीक्षा में आपको प्रश्न आता है कि विराम चिन्ह सही का उपयोग करके, तो आप ये जो कुछ शब्द है, कुछ शब्दों को याद रखकर आप लोग ये जो विराम विस्मयदिबोधक चिन्ह है वो पूरी तरह से उसका क्वेश्चन, उसके जो प्रश्न है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि शब्द है हाय, कभी बोलते हैं हाय, हाय कितना गर्मी हो रहा है, या कभी कभी बोलते हैं जब हमारे कुछ ऐसे, जैसे हम लोगों ने देखा कुछ हर्ष है, विवाद है, विस्मय है, घृणा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी है, या कुछ अच्छी लग रही है, छी जैसे वाक्य है। हम लोगों को किसी बोलना है छी, ये कोरोना कब जाएगा, बोलते हैं ना हम लोग आपस में, तो छी, अरे ये भी हम लोग कभी कभी, आप लोग देखो जरा दोस्तों में कुछ है कि आप लोग बात करते हैं तो ये वाक्य ऐसे बोलते हैं, हम लोग इस्तेमाल इसका उपयोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको शाबाश, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो कभी हम लोग इस वाक्य बोलते हैं और इसके बाद में हम लोग वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसके बाद में हम लोग सभी वाक्य लिखते हैं, तो इसको आप लोग पहचानना, इसमें उपयोग करना बहुत आसान और सरल हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ वाक्य का जो अर्थ है ये समझना जरूरी है। और एक एक्स्ट्रा है, हमारी इसमें नहीं है लेकिन ये हम लोगों को बता देते हैं जानकारी कैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में चिन्ह। और उप विराम, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग, ये उप विराम चिन्ह है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह ऊपर विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जहां पर किसी वस्तु की या विषय के बारे में बताई जाए तो वहां पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण, अनेक नाम, मोहन, शाह, मुरली, कान्हा, ये आप लोगों ने देखा होगा। जिसको हम लोग कभी कभी किसी के बारे में बताना है तो ये या किसी का वाक्य पूरा करना है, उसके बाद में ये हम लोग लगाते हैं, उसे हम लोग उप विराम चिन्ह कहते हैं, उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये बहुत आगे का जो चिन्ह है वो हम लोग देखेंगे। ईकारा अवतरण चिन्ह आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो ईकारा अवतरण चिन्ह है, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सिंगल इन्वर्टेड कामा। हम लोग इंग्लिश में भी इसको जब इंग्लिश में आप लोग लिखते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी को कोई सेंटेंस, किसी ने वाक्य पूरा बोला है तो उसको हम लोग पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण कथन है, कहावत है, संधि है आदि को उद्धृत करने के लिए यहाँ पे दूरे हो गए, इसको हम लोग इकर अवतरण चिन्ह कहेंगे यहाँ पे।
इकर अवतरण उद्धरण उद्धरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे एक तुलसीदास का वाक्य जो लिया गया है, तुलसीदास ने सत्य कहा, पराधीन सपे न हुई सुख नहीं। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ये हो गया, इसका अभी इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर में आप लोग यूज करने तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह उपयोग किया गया है, यहाँ पे भी सिंगल है, ये डबल हो गया, तो इसको हम लोग इकर अवतरण चिन्ह से भी जानते हैं। और यहाँ पे डबल है, दूसरा आप लोग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दोनों ये जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इकर अवतरण चिन्ह है। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक ये होता है इकर अवतरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोनों का लगभग सेम ही सही एक जैसे इस्तेमाल करते हैं। ये है आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये सेम वाक्य मैंने लिया गया है इसमें भी। तो दोहरा अवतरण चिन्ह के जो प्रयोग है, किसी का कथन पूरा करना है, बात वाक्य लेना है, तो उस समय पे हम लोग ये दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ समझना जरूरी है कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी आएंगे आपके बुक के ऊपर। आपके बुक में पेज नंबर 24 जो रहेगा, ये जो कोष्ठक चिन्ह आपके इसमें दिए हैं, आप लोगों के पास में हिंदी की बुक आप लोगों ने लाई होगी, तो हिंदी के बुक में आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर जो आपका 24 है, इसके ऊपर कुछ कोष्ठक चिन्ह दिए गए हैं। हिंदी की जो आपकी सुलभ भारती की किताब है, इसके ऊपर ये कोष्ठक चिन्ह दिए गए हैं। तो ये कोष्ठक चिन्ह ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम लोग इसके लिए ये जो पहला आपको चिन्ह देख रहे हैं, पहला चिन्ह ये छोटा चिन्ह है, ये मझला है, और इस जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा जो चिन्ह है, ये अलग अलग कोष्ठक चिन्ह है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इट इज कॉल्ड ब्रैकेट। इंग्लिश में आप लोग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो इसका भी उपयोग हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं वाक्य लिखने के समय पे, और अपना हमारी जो नोटबुक होती है या कोई किताब होती है उसमें ये प्रयोग किया हुआ रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो कोष्ठक चिन्ह कब प्रयोग करते हैं? वाक्य भी के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ और स्पष्ट करने के लिए शब्दांश या वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से बाहर, तो मतलब यहाँ पे किसी को बताना है, ये हम लोगों को, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। किसी को भाव दिखाना है तो ये हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, तो ये किसी का भाव बताने, तो ये ब्रैकेट में हम लोग इसका छोटा ब्रैकेट यहाँ पे उपयोग करते हैं। कोष्ठक चिन्ह का अलग अलग उपयोग है। आगे के जो कोष्ठक चिन्ह है उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी एक एक करके। आपके जो बुक में है, टेक्स्ट बुक में दिया है, ये आप ही के टेक्स्ट बुक में से चित्र है, पेज नंबर 24 पे आप लोग देख सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों ने अभी जो चिन्ह देखा, क्या है वो? कोष्ठक चिन्ह है। तो सही और कैसे उसका उपयोग करना है हम लोग देख सकते हैं। पहला होता है छोटा कोष्ठक, जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पहला क्या है? छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक इसमें कभी इस्तेमाल करते हैं क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवाद में, लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, छोटा कोष्ठक। जैसे सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो आप ये निम्न प्रश्न हल करो, ये प्रश्न के लिए आप लोगों को देखते हैं, इधर भी यूज किया गया है छोटे कोष्ठक का। अलग अलग समय पे आप लोगों को इसका उपयोग करना जरूरी है। ये है छोटा कोष्ठक, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट।
अगला है बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। बड़ा वर्गाकार कोष्ठक लेखन में त्रुटि या त्रुटि बताने या दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये आपके बुक में से ये है चित्र। बड़ा वर्गाकार कोष्ठक के लिए वाक्य लिखे जैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। तो इस वाक्य में क्या किया है, इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ त्रुटियां बतानी थी, तो ये शब्द की त्रुटि इसमें लिख कर दिया है। तो इसका हम लोग उपयोग ये इस तरह से कर सकते हैं। देखो आपका पत्र नमूना, ये देखो इसमें 2 ब्रैकेट, आप लोग मैथ्स में इसमें बहुत सारे समय आपका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। सब लोगों को पता होगा आपके जो मैथ्स के सम होते हैं इसके ऊपर, तो इसमें बहुत सारे सम में ये आप लोग ये इस चिन्ह का, ये छोटे चिन्ह का प्रयोग करते हैं ब्रैकेट के, जिसको हम लोग कोष्ठक कहते हैं, के अनुसार होना चाहिए। वो तो हम लोग मैथ्स में करते हैं उपयोग। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं दिखाओ। एक ही इसमें एक ब्रैकेट में हम लोगों को कभी दिखाना है कोई बात, तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट पहले दिखाना है जिसको हम लोग वर्गाकार कोष्ठक कहते हैं, और उसके अंदर छोटा ब्रैकेट उसको लेना है। तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं मझला कोष्ठक और सर्पाकार ब्रैकेट। सर्पाकार जो कोष्ठक है ये भी आपके बुक में से ही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मझला कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। मझला और सर्पाकार कोष्ठक एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्द में मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शब्द लिखे हुए, इसका प्रयोग आप लोगों को एक साथ में कराना है, दिखाना है, तो हम लोग एक संबंध दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं मझला कोष्ठक। जिससे कि आप लोग मैथ्स में इसका उपयोग करना भी आप लोग जानते होंगे। जैसे एक साथ में कुछ सम्स आप लोगों को लिखना है, दिखाना है, तो आप लोग इसको प्रयोग जानते होंगे और इस चिन्ह को पहचानते होंगे अच्छी तरह से। ये जो है क्या कहते हैं हम लोग उसको, सर्पाकार कोष्ठ, मझला सर्पाकार कोष्ठ। देखो तीनों भी जो कोष्ठक चिन्ह है थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क है। जैसे तो आपको पता चलेगा। इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप लोग सिर्फ ऊपर से आप लोगों को क्या करना है, ऐसे निकालना है और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रैकेट है, ये पूरा हो जाएगा इसमें। तो आप लोग जब आपकी कुछ आपको लिखना है आपके नोटबुक में, इसके प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे अभी हमारे जो चिन्ह है, लगभग हम लोगों ने सभी चिन्हों का उपयोग कर लिए हैं। बहुत सारे चिन्हों का उपयोग हम लोगों ने जान लिया है कैसे करते हैं। अगला चिन्ह है हमारा ये जो है हंसपद। हंसपद लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों के बीच नोटबुक में टीचर ने करेक्शन कर दिया, आपकी जो टीचर से आपको करेक्शन कर रही है, तो उसमें ये ऐसे चिन्ह का उपयोग करती है दिखाने के लिए। कि जैसे हम लोगों ने देखा जिसको हम लोग कहते हैं हंसपद। अस्मी ने भेंट कार्ड बनाया, तो इसमें उनको आप लोगों को आपका जो शब्द है छूट गया, आपको उसमें लगाना है। तो आप लोगों को बाद में इसको ये चिन्ह का उपयोग करके उसमें दिखा सकते हैं। तो फिर उसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, अस्मी ने सुंदर भेंट कार्ड बनाया। क्योंकि ये जो छूटा हुआ शब्द है ये हम लोगों ने हंसपद चिन्ह के उपयोग से उसमें दिखाया है कि यहाँ पे इसका उपयोग करना है। आएंगे, देखो तो आप लोगों को इसके अंदर और उपयोग करना था मुंबई का, तो इसमें आप लोगों ने ये चिन्ह लगाया, तो आपका उपयोग जो है इस तरह से हो गया और आपका वाक्य इस तरह से बन गया, पिताजी कल मुंबई आएंगे। तो आप लोगों की जिसके बीच में आप लोगों को ये दिखाना है उसको आप लोगों को 2 शब्दों के बीच में इसका उपयोग करना जरूरी है, तभी आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उपयोग कैसे करते हैं या वाक्य हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगला जो चिन्ह है वो देखेंगे,
चलो मुझे लगता है हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपके जितने भी विराम चिन्ह थे उसका प्रयोग कैसे, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं और उसके उदाहरण कैसे है, ये हम लोगों ने देखे। अब ये आपके बुक में से कुछ वाक्य है, अभी हम लोग करेंगे या आप लोग भी मेरे साथ में करो कि जैसे हम लोग अभी मुझे लगता है हम पूरा टाइम हम लोगों ने चिन्ह को समझ लिया, कैसे अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग चिन्हों को कैसे पहचानना है और उसका उपयोग सही से लिखते समय कैसे करना है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। तो अभी मुझे लगता है एक दो लोगों के, आप लोगों को, क्योंकि ये जो राइटिंग का पार्ट होता है ना, आप मुझे यहाँ से बोलते हुए नहीं बता सकते हैं, तो आप सिर्फ बोलेंगे, ये वाक्य पढ़ेंगे, तो आप लोग सिर्फ पढ़ो ये वाक्य, मैं इसके साथ में आपके साथ में करूंगा। चलो पहला वाक्य है, एक प्रश्न क्या है, पढ़ो बेटा। निम्नलिखित वाक्यों में निश्चित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ओके, तो पहला वाक्य आपका है, देखेंगे अभी, देखो ये वाक्य ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको आपकी बुक का ही, आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 24 पे वाक्य लिखा है, तो आपको इसमें क्या करना है, अभी विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ कहाँ विराम चिन्ह आएंगे ये आपको उसका उपयोग करना है। तो आप लोग आपके पेंसिल से ना आपके बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक में ना इसको मार्क करके रखिए, या फिर आप भी बता सकते हैं, आप वहां पे आपके बुक में मार्क करते रहिए कि इसका सही उपयोग कैसे होगा। चलो देखो जरा करो, उसके बाद में मैं दिखाऊंगा। किया, आपके पास बुक होगा तो पेज नंबर 24 निकालो, उसके ऊपर दिया हुआ है यही वाक्य। आप लोग उसके ऊपर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए समय लगेगा उसको, आप लोग या जिसके पास बुक नहीं वो लिख कर भी ले सकते हैं इस वाक्य को, कि अभी इसमें कैसे चिन्ह आएंगे और कौन से जगह पे चिन्ह आएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, आप लोग कर रहे हैं, मैं ऐसे समझ रहा हूं कि आप लोग नोटबुक में लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे, किस तरह से लिख सकते हैं। यस सर। हाँ देखो, इसमें सिंगल इन्वर्टेड कामा का और जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण चिन्ह, पूर्ण विराम का उपयोग है। किस किस जगह पे हम लोग को चिन्ह लगाना था, आप लोग देखो, देख रहे होंगे वाक्य में, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले वाक्य पढ़ दिया, कामयानी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी पढ़ा, कामयानी महाकाव्य, उसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। कामयानी महाकाव्य कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो इससे या उसके बाद में पूर्ण विराम लगाया गया है। पहले आपको, आपने जो किताब है इसके अंदर इसको मार्क कर सकते हैं, आपकी किताब में ये चिन्ह मार्क करो आपको, क्योंकि ये इसका होमवर्क आपको बाद में लिखना है, जो क्वेश्चन से हो, और आपके लिए होमवर्क भी है, वो बाद में देगा लिखने के लिए। चलो अगला वाक्य पढ़ो, कौन पढ़ेगा बेटा? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। चलो, आपको कुछ लग रहा है इसमें कुछ हम लोगों का चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है? यस सर। कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा बता सकते हैं आप लोग मुझे? अभी उस शब्द का नाम बता सकते हैं, उसके शब्द में, और चिन्ह का नाम बता सकते हैं, कौन सा चिन्ह आएगा कहाँ पे? अल्प विराम आने वाला है सर। किस जगह पे आएगा? दिल्ली, लंदन से दिल्ली। लंदन से दिल्ली। सर अर्धविराम। लंदन से दिल्ली। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, से दिल्ली विराम। ठीक है, ये मुझे लगता है इसमें जैसे ये व्याकरण का पाठ होता है, लिखित होता है, आप जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा बोलने। आती है उधर। हाँ, दिल्ली आती है, वहां पे क्या आएगा, बोलो बेटा, क्या आएगा वहां पे? वेरी गुड। तो चलो, इसको हम लोगों ने कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। आपने बताया, सही बताया, बहुत अच्छे बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग करना समझ में आया है। देखो अभी पढ़ो बेटा इसको, अभी इस वाक्य को पढ़ो फिर से। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती।
हाँ, तो ये पहला वाक्य में अर्थ देखो और दूसरे वाक्य में देखो, तो हम लोगों को व्याकरण में विराम चिन्ह का उपयोग करना और उसको समझना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग आगे अगला वाक्य को देखते हैं। फिर से तीसरा है। हाँ, पढ़ो बेटा इसको। बाल भारती, अभी देखो इसमें ना थोड़े दो शब्द एक साथ में दिए हैं, बाल भारती और सुलभ भारती दोनों भी है, तो यहाँ पे दो साथ में दिए, तो हम लोगों को यहाँ पे अलग चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने कोष्टक चिन्ह देखे इसका हम लोग को प्रयोग करना है। दिख रहा है आपको कैसे प्रयोग किया है? देखा क्या? बहुत अच्छा। इसका प्रयोग हम लोग देखो, जो आपका मंझला कोष्टक था वो उसका प्रयोग आपको करना है, और इसमें दो शब्दों को एक साथ में दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। हमारा चौथा लास्ट वाक्य है, ये तो किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। सब लोग तो घर में ही अभी हम स्कूल, किसी दिन हम लोग स्कूल में आएंगे, स्कूल जाएंगे, सही ना? किसी दिन हम लोग स्कूल जाएंगे, जरूर जाएंगे, और जो स्कूल में आएंगे, तो आप लोग इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे? देखो यहाँ बेटा, बताओ मुझे। आप लोग सोच सकते हैं, अपने बुक में लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं वहां पे। ये सिंपल है, इसमें सिर्फ पूर्ण विराम लगाए गए, तो आपको सिंपल आपको 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका उपयोग कैसे करना है ये समझना बहुत जरूरी है। और कुछ चिन्हों को आपको उसके नाम के साथ में याद रखना है, तभी आप लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का उपयोग सही समय पर कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे विराम चिन्ह, कौन से प्रकार के विराम चिन्ह है। पहले हम लोगों ने देखा विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, और अलग अलग प्रकार कौन से हैं, कौन से विराम चिन्हों को दिया जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने विराम चिन्ह क्या होता है और उसका उपयोग कैसे करता है ये हम लोगों ने समझ लिया। तो आज का हमारा जो लास्ट में हम लोग आ रहे हैं, तो आपके लिए अभी जो होमवर्क है मैं आपके लिए दे देता हूं, आप लोग इसको लिख लेना, या आपको मैं ये भेज दूं। ये देखो, आप लोगों को फटाफट लिख लेना है। 4 वाक्य मैंने दिए आपके लिए, इस वाक्य में आप लोगों को क्या करना है, सही जगह पे विराम चिन्ह लगाना है और उसको पूरा करना है। जैसे कि दिया है, तो आपको 2 मिनट लगेगा लिखने के लिए 4 वाक्य को, विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। पूरा टेकन स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, स्क्रीनशॉट निकालिए और बाद में आप लोग आराम से लिख लीजिए। वेरी गुड। आज आप लोगों ने ये लेसन में पार्टिसिपेट हुए, आप लोग रोज ही होते हैं। हम लोगों को मैं जो भी कुछ फीडबैक रहेंगे आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से बात करने के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने लेसन में बहुत अच्छे आंसर भी दिए। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू सर।